नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। केरल हाई कोर्ट ने सिनेमा में हिंसा के महिमा मंडन के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित किया। केंद्र सरकार ने देश में क्वांटम क्रांति के लिए थीमेटिक हब का परिचालन शुरू किया। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में शुरू होगा। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI ने विश्व का पहला पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी GM कपास विकसित किया। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूर्ववर्ती UNCTAD ने अ वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट 2024 जारी की। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। ये अंतरिक्ष यात्री बोइंग के CST-100 स्टार लाइनर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर गए थे। स्टार लाइनर में हीलियम गैस के लीक होने और एक खराब थ्रस्टर की समस्या के चलते यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। थ्रस्टर प्रणाली पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान की दिशा और नियंत्रण में मदद करती है। सोवियत अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलियाकोव के नाम अंतरिक्ष में एक ही बार में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने मीर स्पेस स्टेशन पर 438 दिन बिताए थे। आइए लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मिलने वाले अवसर जान लेते हैं। पहला है चिकित्सा अनुसंधान। यह मानव शरीर पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी परीक्षण। इससे यह आकलन करने में सहायता मिलती है कि जीवन सहायक प्रणालियां अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यान पर लगे उपकरण निर्धारित मिशन अवधि के बाद कैसा प्रदर्शन करते हैं। तीसरा है डीप स्पेस मिशन की तैयारी। यह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना बनाने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं। ऐसे मिशनों में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहना पड़ेगा। चलिए अब अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी देख लेते हैं। पहली है अंतरिक्ष विकिरण। खगोलीय और सौर विकिरणों के संपर्क में आने से कैंसर एवं अन्य विकिरण जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। माइक्रोग्रेविटी यानी अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण से मांसपेशियों के अट्रॉफी और हड्डियों के घनत्व में कमी आ सकती है। साथ ही पृथ्वी पर आने के बाद शारीरिक संतुलन एवं समन्वय प्रभावित हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी में हड्डियों की क्षमता में प्रतिमाह 1% से 1.5% तक का नुकसान हो सकता है। तीसरी चुनौती है अकेलापन और मानसिक दबाव। पृथ्वी से दूर सीमित स्थानों में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य और टीम के तालमेल को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अब आखिर में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो निम्न भूकक्षा यानी 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रमुख साझेदार देशों में यूरोपीय देश की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कनाडाई स्पेस एजेंसी और रूस की रोसकॉस्मोस शामिल है। इसके उद्देश्यों में वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी परीक्षण, गहन अंतरिक्ष में अन्वेषण की तैयारी करना आदि शामिल है। केरल हाई कोर्ट ने सिनेमा में हिंसा के महिमा मंडन के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित किया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव बनाम केरल राज्य और अन्य वाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की है। ये याचिकाएं के हेमा समिति की रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं। दरअसल इस समिति का गठन हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के हेमा की अध्यक्षता में किया गया था। समिति का कार्य मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता की जांच पड़ताल करना था। इस पूरे मामले का मूल विवाद यही है कि क्या सेंसरशिप के माध्यम से सिनेमा में हिंसा को विनियमित किया जाना चाहिए या फिर इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के दायरे में रखा जाना चाहिए। सिनेमा में हिंसा को विनियमित करने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि अत्यधिक हिंसा समाज पर बुरा असर डाल सकती है तथा हानिकारक व्यवहार को सामान्य बनाकर समाज को प्रभावित कर सकती है। इतना ही नहीं, फिल्मों में हिंसा का महिमा मंडन दर्शकों खासकर युवाओं पर नकारात्मक मानसिक प्रभाव डाल सकता है।
वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि सिनेमा समाज की वास्तविकताओं को ही प्रदर्शित करता है, जिसमें हिंसा भी एक सच्चाई है, अतः इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिल्म निर्माताओं को अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करती है, भले ही उसमें हिंसा का तत्व शामिल हो। फिल्म सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई महत्वपूर्ण कानूनी फैसले भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि के अब्बास बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत लोक नैतिकता के लिए एक युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में फिल्मों की प्री सेंसरशिप को उचित ठहराया था। वहीं एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन रामवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकहित के साथ संतुलित करने का प्रयास किया था तथा केवल वैध कारणों से ही सेंसरशिप की अनुमति प्रदान की थी। इसी तरह रमेश बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक विरोध या जनभावना के आधार पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर सेंसरशिप लगाने को खारिज कर दिया था। और आखिरी FA पिक्चर इंटरनेशनल बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वाद, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करते हुए अनावश्यक सेंसरशिप को गलत बताया था। सवाल सिर्फ सेंसरशिप और स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि फिल्मों में अनावश्यक हिंसा के दुष्प्रभावों का भी है। कई फिल्में टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि कबीर सिंह और एनिमल, जो पुरुष प्रधानता एवं हिंसा को पुरुषों की शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करती हैं। दूसरा दुष्प्रभाव है लिंग आधारित रूढ़ियों को कायम रखना। दबंग जैसी फिल्मों में महिलाओं को केवल प्रेम प्रसंग तक सीमित दिखाया है और पुरुष प्रधान कहानियों में उन्हें हाशिए पर रखा गया है, जबकि गैंग्स ऑफ वसेपुर और पुष्प जैसी फिल्में हिंसक जीवन शैली को महिमामंडित कर आक्रामकता को शक्ति के रूप में दिखाती हैं। इससे अपरिपक्व लोगों पर प्रभाव पड़ता है। वहीं KGF जैसी फिल्में हिंसा को लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन बना देती हैं, जिससे समाज में नकारात्मक मानसिकता बढ़ सकती है और सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुंच सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने देश में क्वांटम क्रांति के लिए थीमेटिक हब का परिचालन शुरू किया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी NQM के तहत 4 थीमेटिक हब्स यानी T हब्स स्थापित किए गए हैं। इन T हब्स के अंतर्गत विविध गतिविधियां शामिल होगी, जैसे प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन विकास, उद्यमिता विकास और उद्योग सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना आदि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर को हब के लिए प्रबंधन समन्वय केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आइए अब T हब्स के प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र को भी समझ लेते हैं। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर करने एवं प्रोसेस करने के लिए क्यूबिट नामक विशेष इकाइयों का उपयोग करते हैं। हालांकि परंपरागत या क्लासिकल बिट्स का मान एक समय में केवल 0 या 1 हो सकता है, लेकिन क्यूबिट का मान एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। ये भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु के नेतृत्व में पूरा होता है। दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन। इसमें सूचना को फोटोन यानी प्रकाश कण की क्वांटम अवस्थाओं में एनकोड करके एक दूरी तक संचारित किया जाता है। ये IIT मद्रास के नेतृत्व में काम करता है। तीसरा है क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी। क्वांटम सेंसिंग परमाणु पैमाने पर माप करने के लिए क्वांटम सिस्टम का उपयोग करती है। क्वांटम मेट्रोलॉजी भौतिक स्थितियों की अत्यधिक संवेदनशील और हाई रिजोल्यूशन माप तैयार करने का प्रयास करती है। ये IIT बॉम्बे के नेतृत्व में काम करता है। चौथा है क्वांटम सामग्री और उपकरण। इसमें विविध प्रकार की सामग्रियों में अलग अलग नैनो स्केल प्रणालियों के संरचनात्मक, विद्युत संबंधी और चुंबकीय गुणों की जांच करना शामिल है। इसका कार्यान्वयन IIT दिल्ली के नेतृत्व में किया जाता है। आइए अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उनका पोषण करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना है। साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी QT क्षेत्र में एक जीवंत और अभिनव इकोसिस्टम का निर्माण करना भी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। NQM प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC के तहत 9 पहलों में से एक है। इस मिशन की अवधि 2023 से 2031 तक है। इसके लक्ष्य में मध्य स्तर के क्वांटम कंप्यूटर, उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार आदि का विकास करना शामिल है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में शुरू हुआ। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्थापित किया गया है।
इसका उद्देश्य हरित अपशिष्ट को मूल्यवान व पर्यावरण अनुकूल संसाधनों में परिवर्तित करके अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। चलिए सबसे पहले इंदौर में हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के बारे में जानते हैं। दरअसल ये लकड़ी, शाखाओं, पत्तियों और फूलों जैसे हरित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करेगा और इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएगा और हरित अपशिष्ट को संयंत्र तक परिवहन के जरिए पहुंचाएगा। इस संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। अब भारत में हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु शुरू की गई पहले जानते हैं। सबसे पहले है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को यथासंभव परिसर के भीतर ही प्रोसेस, ट्रीटमेंट और कंपोस्ट या बायोमिथेनेशन के माध्यम से निपटाया जाएगा। दूसरी है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। यह देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करता है। और आखिरी है वेस्ट टू वेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद के तहत इस पहल का उद्देश्य भारत में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। खबर के अंत में स्वच्छ भारत मिशन SBM के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके 2 घटक हैं। पहला है SBM ग्रामीण। इसका उद्देश्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा भारत को खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाना है। अब इसका लक्ष्य सभी गांवों को ODF से ODF+ मॉडल में तब्दील करना है। साथ ही इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। और दूसरा है SBM शहरी 2.0। इसके उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, ग्रे और ब्लैक वाटर प्रबंधन सुनिश्चित करना आदि है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI ने विश्व का पहला पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी GM कपास विकसित किया। आनुवंशिक रूप से संशोधित GM कपास को बैसिलस थ्रियूनजिएंसिस BT बैक्टीरिया से लिए गए जीन को शामिल कर तैयार किया गया है। इसे BT कॉटन के रूप में भी जाना जाता है। BT कपास 2002 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल है। आइए पहले आविष्कार के बारे में जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को समझें तो भारत में GM कपास की शुरुआत के बाद से बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 जैसी किस्मों ने कुछ बॉलवर्म प्रजातियों जैसे अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म आदि को नियंत्रित किया है। वहीं इसकी समस्या को देखें तो ये पिंक बॉलवर्म यानी PBW के खिलाफ प्रभावी नहीं रहे, क्योंकि PBW ने Cry1AC प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लिया है। वहीं समाधान को समझे तो इस समस्या के समाधान के लिए CSIR NBRI ने एक नए कीटनाशक जीन से युक्त कपास की एक नई किस्म विकसित की है। यह बॉलगार्ड 2 की तुलना में PBW के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। यह अन्य कीटों जैसे कॉटन लीफ वर्म और फॉल आर्मी वर्म से भी संरक्षण प्रदान करती है। आइए अब पिंक बॉलवर्म यानी PBW और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में भी जान लेते हैं। प्रमुख कपास कीट को देखें तो PBW गुलाबी सुंडी कई चरणों से गुजरता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। इसमें लार्वा से फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है। ये कपास यानी कॉटन बॉल्स को खाते हैं, जिससे बीज और रेशे नष्ट हो जाते हैं। वहीं अब इसका प्रसार और गंभीरता को समझें तो इनसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में उपज में 30% तक की हानि हुई है। BT कॉटन की बात करें तो यह कैसे काम करता है, यह समझ लेते हैं। BT कॉटन को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है ताकि यह बैसिलस थ्रियूनजिएंसिस बैक्टीरिया से विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करे। यह विषाक्त पदार्थ बॉलवर्म कीटों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन मानव या लाभकारी कीड़ों के लिए हानिकारक नहीं होता है। वहीं अब जीन का प्रवेश यानी जीन इंसर्शन को देखें तो वैज्ञानिक बैसिलस थ्रियूनजिएंसिस बैक्टीरिया से लिए गए जीन को कपास के पौधे के DNA में प्रवेश करवाते हैं, जिससे कपास का पौधा CRY प्रोटीन उत्पन्न करता है। अगला है विषाक्त पदार्थ का उत्पादन। जब बॉलवर्म के लार्वा कपास के पौधे को खाते हैं तो उनके शरीर में क्रायो प्रोटीन भी प्रवेश कर जाता है। यह प्रोटीन बॉलवर्म के लार्वा के पाचन तंत्र में विषैला हो जाता है। यह उनकी आंत को नुकसान पहुंचाता है और अंततः वह मर जाते हैं। फिर आता है कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल।
क्राइप्रोटीन विशेष रूप से बॉलवर्म जैसे कीटों को निशाना बनाता है, जो कई रासायनिक कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इस कारण से रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव की जरूरत कम हो जाती है और कीटनाशकों का उपयोग भी घट जाता है। आपको बता दें कि बीटी कॉटन किसानों को कीटनाशकों का उपयोग घटाने में मदद करता है और बॉलवर्म कीटों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित भी करता है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूर्ववर्ती UNCTAD ने वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024 जारी की। सार्वजनिक ऋण किसी भी देश के विकास को गति देने में मदद कर सकता है, लेकिन जब यह अत्यधिक बढ़ जाता है तो विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट में बढ़ते ऋण जोखिमों की चेतावनी दी गई है तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया गया है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऋण वृद्धि के अंतर्गत 2023 में सार्वजनिक ऋण $97 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। इसके अलावा विकासशील देशों का ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सार्वजनिक ऋण 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। एक और गंभीर तथ्य ये है, ऋण भुगतान पर अधिक व्यय होता है। 54 विकासशील देश अपने सामाजिक क्षेत्र की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक धन व्यय करते हैं। साथ ही रिपोर्ट बताती है कि असमान वित्तीय प्रणाली के कारण विकासशील देश विकसित देशों की तुलना में 2 से 12 गुना अधिक ब्याज का भुगतान करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए वैश्विक सार्वजनिक ऋण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले है ऋण का बोझ। किसी देश पर अत्यधिक ऋण उसके निवेश एवं उपभोग की क्षमता को हतोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि को बाधित करता है। इसके अलावा तरलता संबंधी चुनौती भी मौजूद है। विकासशील देशों से निजी ऋणदाताओं द्वारा लगभग $50 बिलियन की निकासी ने तरलता की कमी को और बढ़ा दिया है। साथ ही पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों जैसे निजी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ ऋणदाता आधार यानी क्रेडिटर बेस ऋण की पुनर्संरचना को महंगा बनाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशें भी दी गई हैं, जैसे कि समन्वय संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए ऋण पुनर्संरचना तंत्र का निर्माण करना चाहिए। ऋण संकटों को रोकने के लिए आकस्मिक वित्त पोषण का विस्तार करना चाहिए। साथ ही वैश्विक वित्तीय गवर्नेंस में विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि सार्वजनिक ऋण है क्या। दरअसल सार्वजनिक ऋण यानी संप्रभु ऋण किसी सरकार द्वारा कुल वित्तीय देनदारियां होती हैं। इसे घरेलू या बाह्य स्रोतों से लिया जाता है। ऐसे ऋण सरकार अपने उन व्ययों को पूरा करने के लिए लेती है जो सरकार के राजस्व से अधिक हो जाते हैं। अब भारत के सार्वजनिक ऋण का अवलोकन करें तो जीडीपी की तुलना में सामान्य सार्वजनिक ऋण 81% है, जबकि बाह्य ऋण 18.6% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार FRBM अधिनियम ने इसे जीडीपी की तुलना में 60% तक निर्धारित किया है और भारत शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे नंबर पर सबसे कम सार्वजनिक ऋण वाले देशों में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे पेरू की, जिसकी राजधानी है लीमा। हाल ही में हिंसा में बढ़ोतरी होने के बाद पेरू ने आपातकाल की घोषणा की तथा राजधानी लीमा में सेना तैनात की गई। चलिए बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह देश प्रशांत महासागर को एंडीज और अमेज़न बेसिन से जोड़ता है। इसकी भूमि सीमाएं उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील तथा दक्षिण में बोलीविया एवं चिली से लगती हैं। बढ़ते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके प्रमुख जल निकाय अमेज़न नदी, टीटीकाका झील है। आपको बता दें कि टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसका विस्तार पेरू और बोलीविया में है। पेरू के लगभग 60% भाग पर अमेज़न वनों का विस्तार है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें तो अटाकामा मरुस्थल जो चिली से पेरू के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है, नास्का लाइन्स या मरुस्थल में रहस्यमय भूआकृतियां हैं और हम्बोल्ट जलधारा ठंडी समुद्री धारा है आदि। पेरू के प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो ये देश दुनिया के सबसे बड़े चांदी के भंडारों में से एक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज कैरसप मोदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना तथा भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का समर्थन करना है। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक नए वैश्विक सर्वेक्षण में
फ्री स्पीच के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया। संस्कृति मंत्रालय ने कंब रामायण को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। इसकी रचना महान कवि कंबन ने तमिल भाषा में की थी। रामायण का यह संस्करण 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया DFI के सहयोग से स्वान पहल के तहत नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च NIDAR का शुभारंभ किया। निडार का लक्ष्य भारत के छात्र और अनुसंधान समुदायों के सहयोगात्मक स्वायत्त ड्रोन विकसित करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शामिल करना है। फायरसेट प्रोजेक्ट का पहला उपग्रह सफलतापूर्वक निम्न भूकक्षा यानी LEO लियो में स्थापित किया गया। यह प्रोजेक्ट गूगल रिसर्च, अर्थ फायर अलायंस, गार्डन एंड बेट्टी मूर फाउंडेशन और म्यूऑन स्पेस द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आरंभ हो गया है। बेतवा नदी का प्राकृतिक प्रवाह मानव जनित विकास के कारण बाधित हो रहा है। संस्कृत में इसे वेत्रवती नदी कहा जाता है और यह यमुना की सहायक नदी है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।